नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैवेद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 26 का पार्ट 1 करेंगे। ये चैप्टर है फ्रेंड्स इक्विपमेंट लीजिंग, लीज फाइनेंसिंग के बारे में। और इस पर्टिकुलर लेक्चर का हमारा जो एजेंडा रहने वाला है, लीज क्या होती है हम ये समझेंगे, लीज कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसके, और लीज बेसिकली दो टाइप की होती है, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। इनके बारे में हमें यहीं पर डिस्कस करना है। तो शुरू करें चैप्टर को, उसके पहले थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट एक कहानी से चीज़ें आसान हो जाएगी हमारे। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको एक दुकान खोलनी है, आपने सोचा कि मुझे एक मेडिकल स्टोर ओपन करना है। तो मेडिकल स्टोर ओपन करना है और आपके पास मान लेते हैं कि आप कहीं दूसरी जगह रहते हैं और आपको एक मेट्रो सिटी में, मान लेते हैं दिल्ली में, आपको मेडिकल स्टोर खोलना है। रहने वाले आप उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश कहीं के हैं। तो अब आपके पास मकान तो है नहीं, आपके पास दुकान है नहीं, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, वहीं पर लोकल में जहाँ पर आपको लगेगा कि मेडिकल स्टोर खोलना, वहाँ पर कोई ना कोई एक दुकान देखोगे तो बात करोगे कि भाई रेंट वगैरह क्या है, कितना पैसा देना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। ये सारी बातें आप क्लियर कर लेंगे। अब मान लीजिए कि आपने दुकान ले ली, बंदे ने बोला कि भाई 20,000 रुपये महीने रेंटल रहेगा, आप ले लो दुकान। आपने दुकान ले ली, चलाना शुरू करा, दुकान आपकी अच्छी चल गई, 6-8 महीने में अच्छी खासी बिक्री होने लगी, कस्टमर की लाइन लगने लगी, आप महीने का 25-30 लाख रुपए कमाना शुरू कर दिए। अब जो मकान मालिक है उसके दिमाग में ये आइडिया आती है कि अगर इस जगह पर ये आदमी आकर के दुकान खोला और मेडिकल स्टोर इसका जो है 20 से 30 लाख रुपए महीने कमा रहा है, तो मैं क्यों ना इसको हटा करके मैं अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल लूँ। चलेगा, क्योंकि भाई पहले से सेटअप है, कस्टमर बने हुए हैं, हम अपना मेडिकल स्टोर डाल देंगे। अब उसके दिमाग में आइडिया आती है, तो वो दुकानदार यानी आपको बताता है कि भैया ऐसा है कि आप अपना मेडिकल स्टोर कहीं और शिफ्ट कर लीजिए, हमको ज़रूरत है, हमारे घर में शादी XYZ जो भी रीज़न करके वो आपको हटाएगा कुल मिला करके। आपके पास अब क्या चॉइस है, क्या कोई विकल्प है आपके पास में, क्या करेंगे? मजबूरी है बाप की, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई उसका मकान है, उसके पास कागजात हैं, सब कुछ है, वो पुलिस बुलाएगा, समथिंग लाइक दैट, ही कैन डू एनीथिंग। आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तो अब आपका बना बनाया बिजनेस बर्बाद हो गया। ठीक है, तो या मान लो कि मकान मालिक को ये नहीं लगता कि हटाएंगे नहीं, उसको ये लगता है कि यार ये 20,000 रुपये महीने रेंट दे रहा है और जबकि ये कमा रहा है 40 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, तो इसको रेंट बढ़ा देता हूँ भैया। अगले महीने से वो आया और बोला कि भैया अगले महीने से आपका रेंट 25,000 रुपये लगेगा। तो अब आप क्या करेंगे? कोई विकल्प है आपके पास? नहीं। अगेन आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तो आपको फिर से उसकी बात ओबलाइज करनी पड़ेगी, भैया ठीक है 25,000 रुपये ले लेना, क्योंकि मेरा बिजनेस चल रहा है, मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकता। मतलब इस तरीके की मकान मालिक और किराएदार के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। तो इसका इलाज क्या है? लीज। यही इसका इलाज है, लीज। लीज एक तरीके का फ्रेंड्स एग्रीमेंट होगा, जहाँ सारी बातें लिखी होंगी, जो कुछ भी आपके दिमाग में या मकान मालिक के दिमाग में, किराएदार के दिमाग में जो कुछ भी आता है वो सारा लिख दिया जाता है। वहाँ लीज में सीधा लिखा रहेगा कि हम इनको 11 महीने के लिए ये दुकान सौंप रहे हैं, बदले में हर महीने हमको 20,000 रुपये रेंट देंगे। अगर ये रेंट बढ़ेगा तो 10% की रेट से बढ़ेगा, हर साल बढ़ेगा एनुअल बेसिस पर, यानी एक साल पूरा होगा तो 10% फिर बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर खाली करना है तो मैं इनको 1 महीने का नोटिस दूंगा, अगर ये खाली करना चाहेंगे तो ये मुझे 1 महीने का नोटिस देंगे, समथिंग लाइक दैट। तो मतलब सारी शर्तें लिखी हुई हैं। तो ऐसे में अगर आपका धंधा बैठ गया, मेडिकल स्टोर आपका रन करने लगा, तो मकान मालिक आपको यूं ही नहीं हटा पाएगा। इसी के लिए लीज का कॉन्सेप्ट होता है। बस इतना ही फंडा है ये, कुल मिलाकर के बेसिक से फंडा। अब ये एक एग्जाम्पल दे दिया। अब लीज कुछ भी लीज कर सकते हैं सर आप, यहाँ तक कि गाय भैंस भी लीज पर ली जा सकती है, ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, आप ट्रैक्टर किसी का लीज पर ले लीजिए, ट्रक ले लीजिए, JCB ले लीजिए, उसका मकान ले लीजिए, उसकी फैक्ट्री ले लीजिए, उसका घर ले लीजिए, कुछ भी आप लीज पर ले सकते हैं। इवन जब आप ब्रांच में काम कर रहे हैं, जिस ब्रांच में आप मौके पर बैठ करके काम कर रहे हैं सर्कल ऑफिस में, वहाँ पर भी लीज एग्रीमेंट हुआ होगा रेंट को लेकर के। 60,000 80,000 जो भी रेंट जा रहा हो उस ब्रांच के लिए, उतना रेंट आप मकान मालिक को हर महीने देते होंगे लीज एग्रीमेंट के तहत। ठीक है, तो यही बात थी फ्रेंड्स हमारी। आई थिंक फंडा समझ में आ गया होगा। तो अब चीज़ें उसी के हिसाब से आसान हो जाएंगी। ओके, इंट्रोडक्शन की बात करें, एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू evaluate the combination of financial resources available for acquisition of fixed asset required in operationalizing and investment decision of the firm। मतलब फाइनेंस मैनेजमेंट में
एक चीज़ ज़रूरी होती है कि पहले आप ये देखो कि आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल हैं, यानी क्या क्या अवेलेबल है, क्या ज़मीन हमारे पास अवेलेबल है, क्या मकान है अवेलेबल, क्या पैसे अवेलेबल हैं, क्या एम्प्लॉय अवेलेबल हैं। तो ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल हैं, ये चीज़ें देखिए और उसी के हिसाब से डिसीजन लीजिए कि कौन कौन से फिक्स्ड एसेट हमें एक्वायर करने होंगे ताकि हमारी जो फैक्ट्री है, हमारा जो बिजनेस है वो चल सके। ठीक है, तो ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। द अंडरलाइंग एजम्पशन इज दैट दीज फिक्स्ड एसेट विल बी ओन्ड बाय द फर्म एंड द रिसोर्सेज ऑफ दीज विल कंसिस्ट अ मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी कैपिटल। अब यहाँ पर ये मतलब मानकर चला जाता है कि जो भी फिक्स्ड एसेट आपको फैक्ट्री खोलने के लिए चाहिए उसकी ओनरशिप उसी कंपनी की होगी। ये माना जाता है कि भाई आप फैक्ट्री खोल रहे हैं तो अपनी खुद के सारी चीज़ें खुद खरीद करके लगाएंगे, और इसके लिए जो पैसे अरेंज किए जाएंगे वो हो सकता है आपने किसी से कर्जा या बैंक से कर्जा ले रखा है, या फिर आपने शेयर वगैरह इक्विटी कैपिटल वगैरह के थ्रू शेयर से या तो शेयर मार्केट से अरेंज कर रखा है या तो कर्जा लेकर के अरेंज कर रखा है किसी तरीके से। अब शेयर मार्केट से नहीं, इक्विटी कैपिटल का मतलब ये भी हो सकता है कि आपने नई नई दुकान खोली है या नया नया बिजनेस खोलना चाहते हैं तो उसमें किसी से 100 करोड़ रुपए ले लिए और उसको 10% हिस्सेदारी दे दी, भाई 100 करोड़ के बदले में तुम्हारी 10% हिस्सेदारी रहेगी और जो भी प्रॉफिट आएगा 10% हर साल आपको मिलता रहेगा, काइंड ऑफ दैट। ओके, तो कर्जा भी हो सकता है, इक्विटी कैपिटल के तौर पर भी आप पैसे अरेंज कर सकते हैं। व्हाइल अप्रूविंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन द फर्म इज कॉन्फिडेंट दैट इट विल बी एबल टू अरेंज फॉर द रिक्वायर्ड कैपिटल। तो जब मतलब फर्म जो है, जब ये बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते समय फर्म को पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि जितनी पूंजी चाहिए वो मैं अरेंज कर लूँगा। ठीक है, इस बात का भरोसा उनको है। इट इज़ पॉसिबल दैट द एफर्ट ऑफ द फर्म फॉल शॉर्ट ऑफ दिस रिक्वायरमेंट ड्यू टू एडवर्स सेंटिमेंट ऑफ इन्वेस्टर आर कास्ट बीइंग टू हाई टू प्रोटेक्ट द वायबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब हो सकता है कॉन्फिडेंस था कि भाई हमें 500 करोड़ रुपए चाहिए और उतनी 500 करोड़ हम अरेंज कर लेंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस फर्म को था, लेकिन स्थिति ऐसी बनी नहीं। हुआ क्या कि जो इन्वेस्टर है उसका एडवर्स सेंटिमेंट है, यानी उसको हमारे ऊपर भरोसा ही नहीं। जैसे हम 100 करोड़ रुपए ले करके 10% की हिस्सेदारी देना तो उसका भरोसा ही नहीं हमारे ऊपर है कि नहीं तुम्हारा बिजनेस फेल हो सकता है, तो भैया वो 100 करोड़ नहीं देगा या 10 करोड़ दे देगा, 50 करोड़ देगा, समथिंग लाइक दैट। या फिर जो कॉस्ट है बीइंग टू हाई, कॉस्ट का मतलब यहाँ पर हुआ कि जो आप लोन ले रहे हैं उसमें इंटरेस्ट रेट आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा 15% 18% इंटरेस्ट रेट वो चार्ज करना चाहते हैं। तो ऐसे में जो आपका ये इन्वेस्टमेंट का डिसीजन था उसकी वायबिलिटी जो है प्रभावित हो जाती है। यानी कि पहले आपको लगा था कि सारी मशीनें और सारा फैक्ट्री हम अपने दम पर करेंगे, अब आपकी हालत ऐसी हो गई कि यू डोंट हैव सफिशिएंट मनी, अब पैसे ही नहीं हैं तो क्या कर सकते हैं, पैसे नहीं तो क्या करेंगे। इन सच अ केस लीजिंग प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव ऑप्शन टू बी एग्जामिन्ड बाय द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द फर्म। तो ऐसी स्थिति में लीज का जो प्रोविजन होता है वो एक अल्टरनेटिव का काम करता है फर्म के फाइनेंस मैनेजर के लिए। देखो जैसे हमें जेसीबी चाहिए, किसी काम को करने के लिए जेसीबी चाहिए, पर भाई मेरे पास में जेसीबी खरीदने के लिए 36 लाख 50 लाख 45 लाख रुपए नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी दूसरे की जो जेसीबी है उसको लीज पर ले लूँगा और बदले में उसको हर महीने का समथिंग कुछ रेंटल देता रहूँगा। तो ये एक विकल्प हो जाता है। तो ऐसे में फ़ायदा क्या हुआ, भाई मुझे 45 लाख रुपए नहीं लगाने पड़े, मुझे तुरंत ही 45 लाख लगाने की जरूरत नहीं है। मान लो कि उसका 1 लाख रुपए पर मंथ का हमें रेंटल देना पड़ता है उसको जेसीबी का, तो हमें सिर्फ 1 ही लाख देना है, अभी हर महीने 1 लाख देते रहना है, हमें 45 लाख रुपए इमीडिएटली अरेंज नहीं करना है। तो एक अल्टरनेटिव, एक वैकल्पिक व्यवस्था होगी कि चलो ठीक है हमारे पास मान लो पैसा नहीं है तो भी हमारा काम नहीं रुकेगा। द कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी रिड्यूस टू सम एक्सटेंट बाई टेकिंग द लीजिंग रूट विदाउट curtailing the availability of fixed asset invested in the original investment project। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो कैपिटल पूंजी की ज़रूरत थी उसको कम कर दिया गया, किसकी सहायता से, लीज करने वाले रूट को अपना करके। लीज वाला रूट हमने अपनाया, हमने जेसीबी ना खरीद करके जेसीबी को लीज पर ले लिया। तो इस तरीके से जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट था उसमें जितने भी एसेट फिक्स एसेट चाहिए थे उतने ही फिक्स एसेट अभी भी अवेलेबल हैं, बशर्ते कि हमने उनको खरीदा ना है, उनको लीज पर ले रखा है ना। इवन इफ द कंस्टेंट ऑफ कैपिटल इज नॉट देयर, मतलब ये बोल रहे हैं कि मान लो कि तुम्हारे पास पूंजी कमी नहीं है, अथाह पूंजी है, हो सकता है कि पूंजी बहुत है तुम्हारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट मे समटाइम्स मेक मोर फाइनेंशियल सेंस नॉट टू ओन अ फिक्स्ड एसेट बट टू टेक इट ऑन लीज। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में पैसों की दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ये बेहतर नहीं है कि हम उस फिक्स्ड एसेट को ओन करें, बेहतर होगा कि हम उसे लीज पर ले लें। ठीक है, जैसे एक बढ़िया उदाहरण देता हूँ, ऐसे हम करते नहीं हैं।
जैसे एसी की ज़रूरत है, तो अब आप देखो अगर एसी, तो हमें हार्डली 5 से 6 महीने चाहिए होती है। एयर कंडीशन हो गया, हमें 5 से 6 महीने चाहिए होता है। तो अगर हम इसे लीज पर ले लें तो हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई हमें 5 ही महीने चलाना है पूरे साल में, और उसके लिए हम पूरे साल उसको खरीद करके 50,000 रुपये 45,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं। उससे अच्छा अगर हमको कोई जो है मान लो 1,000 रुपये के हिसाब से हर साल के लिए, हर महीने के लिए ले, तो 5,000 रुपये में 5 महीने हमारा काम चल सकता है। ये एक एग्जांपल हो सकता है। दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि मान लो मैं जो प्रोजेक्ट ले रहा हूँ उसमें मुझे जेसीबी की ज़रूरत है, लेकिन मुझे जेसीबी, उस प्रोजेक्ट का टेनर हार्डली 1 साल है, उसके बाद कोई ऐसा प्रोजेक्ट मेरे पास नहीं जिसमें जेसीबी की ज़रूरत पड़े। तो अगर एक ही साल के लिए वो प्रोजेक्ट मुझे चलाना है, उसके बाद मुझे जेसीबी की ज़रूरत नहीं, तो मैं 45 लाख रुपये फंसा करके क्या करूँगा? आगे ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बेहतर होगा कि मैं जो है जेसीबी लीज पर ले लूँ देन खरीदने के। तो लाइक दैट, वही कि मेरे पास पूंजी तो है, पर फिर भी मैं क्यों पैसे अपने फंसा करके बैठूंगा, लाइक दैट। ओके, लीजिंग प्रोवाइड्स एन एडिशनल मीडियम टू लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शन टू अ फर्म। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो लीज जो होता है वो एक तरीके का मीडियम टू लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, एक तरीके का फाइनेंस होता है फ्रेंड्स। ओके, यानी कि हम लोन तो नहीं दे रहे हैं, पैसा तो नहीं देते, लेकिन एक तरीके से वो पैसा ही है, वो फाइनेंस ही है फर्म के लिए। ठीक है, बात करते हैं मीनिंग ऑफ लीज की। अ लीज इज ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पार्टी एग्रीज टू अलाउ यूज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी to another party for a specific period of time on agreed payment term। तो भाई मान लो कि मेरे पास में जेसीबी है और मैं किसी व्यक्ति को उसको लीज पर देता हूँ। तो लीज इज ए कॉन्ट्रैक्ट, लीज एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी, मान लेते हैं मैं, ठीक है, अशोक, तो एक पार्टी एग्री करती है टू अलाउ यूज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी यानी कि मेरी जेसीबी यूज करने के लिए मैं अलाउ करता हूँ टू अनदर पार्टी। अनदर पार्टी मान लेते हैं हियर इज मिस्टर राम, मैं राम को अपनी जेसीबी चलाने के लिए, यूज करने के लिए दे दूंगा। स्पेसिफाइड पीरियड भाई हो सकता है 3 साल के लिए बात हुई हो, 2 साल के लिए बात हुई हो, 1 साल के लिए, जैसा भी मेरा उनके साथ टाई अप हुआ हो। ऑन एग्रीड पेमेंट टर्म, और मेरी इनके से बात हुई है कि ये हमको महीने में, हर महीने 1 लाख रुपए इसके बदले में देंगे। ठीक है, तो ये लीज हो गई, एक तरीके का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, द पार्टी व्हिच ओन्स द प्रॉपर्टी, ऐसी पार्टी जिसकी ओनरशिप है प्रॉपर्टी की, उसे फ्रेंड्स लेसर कहा जाता है। अब यहाँ पर ओनरशिप किसकी है? जो जेसीबी है उसका ओनर कौन है? अशोक है, मैं हूँ, तो ऐसे में मुझे लेसर कहा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, जिसकी जेसीबी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वही लेसर हो जाएगा। तो जेसीबी जो है अशोक की है, तो अशोक विल बी लेसर। ठीक है, द पार्टी व्हिच गेट्स राइट टू यूज द एसेट, देखो वो पार्टी जिसको एसेट को यूज करने का, जेसीबी को यूज करने का अधिकार मिलता है फ्रेंड्स, उसे लेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेसी। तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है, जिसकी जेसीबी है वो लेसर है, जिसको यूज करनी है वो लेसी हो जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ अधिकार मिलता है सिर्फ एसेट को यूज करने का, मालिकाना हक नहीं मिलता। जेसीबी का ओनर मैं ही हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, द एग्रीड पेमेंट फॉर द राइट टू यूज द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लीज रेंटल, और जो ये 1 लाख रुपए महीने ये मुझको देंगे बदले में, इसे फ्रेंड्स लीज रेंटल कहा जाता है। ये जो 1 लाख रुपए मुझे मिलेगा, इसे फ्रेंड्स लीज रेंटल कहा जाता है। तो लेसर हो गए, लेसी हो गए, और लीज रेंटल हो गया। द प्रॉपर्टी टू बी लीज्ड मे बी, मतलब जो प्रॉपर्टी आप लीज पर देने वाले हैं वो ज़मीन हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई जानवर हो सकता है। मैंने कहा था ना, गाय भैंस भी आप लीज पर ले सकते हैं, कोई इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, ट्रैक्टर हो गया, जेसीबी वगैरह हो गया, और एनी अदर फिक्स्ड आर मूवेबल एसेट, कोई फिक्स्ड एसेट या मूवेबल एसेट, ये सारी की सारी चीज़ें फ्रेंड्स आप जो है लीज पर दे सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं फीचर्स ऑफ लीज की। लीज के फीचर्स क्या क्या होते हैं? फीचर्स ऑफ लीज, द मेन फीचर ऑफ लीज इज मेंशन्ड बिलो, इट इज अ लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कंटेनिंग द टर्म्स ऑन विच वन पार्टी एग्री टू अलाउ यूज ऑफ अदर पार्टी बाई प्रॉपर्टी बाई अनदर पार्टी। तो ये देखो होता क्या है, एक कागज़ में A4 पेपर में आप सारी शर्तें लिख लो, उसको ले जा करके जो है तहसील में रजिस्ट्री, और वो मतलब स्टैम्प पे 100 रुपये स्टैम्प, 1000 स्टैम्प, जितना भी लगे उस पर ले जा करके उसको नोटरी करवाया जाता है। ठीक है, तभी वो लीज लीगल हो जाती है। तो ये एक लीगल और बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, यानी दोनों पार्टियों पर लागू होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पर एक पार्टी एग्री करती है कि उसकी प्रॉपर्टी को दूसरी पार्टी यूज कर सकती है, अनदर पार्टी यूज कर सकती है। इट गारंटीज द लेसी द यूज ऑफ प्रॉपर्टी एंड गारंटीज द लेसर
रेगुलर पेमेंट फॉर स्पेसिफाइड पीरियड इन एक्सचेंज ऑफ अलाउइंग यूज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो आपकी लीज होती है वो गारंटी देती है किसको, लेसी को, जो उस प्रॉपर्टी को यूज करेगा, यानी जो जेसीबी को यूज करेगा कि भाई तुम्हें यूज करने का अधिकार है मेरी जेसीबी को, और जो लेसर है जिसकी जेसीबी उसको गारंटी देती है लीज कि तुम्हें रेगुलर पेमेंट मिलती रहेगी जब तक कि जो है लीज का टर्म पूरा ना हो जाए। और ये जो पेमेंट मिल रही है वो किसके बदले मिल रही है, क्योंकि मैं अलाउ कर रहा हूँ अपनी प्रॉपर्टी को उस लेसी को यूज करने के लिए कि भाई चलो मेरी जेसीबी तुम यूज करो, इसलिए मुझे रेंटल मिल रहा है। ठीक है। अ लीज कैन बी रेजिडेंशियल लीज व्हिच इज नॉर्मली सेम फॉर ऑल टेनेंट्स, आर कमर्शियल लीज व्हिच इज ऑफन ऑफ वेरियस टाइप्स। तो लीज जो है रेजिडेंशियल लीज हो सकती है, जो हम घरों वरों में रहते हैं, बैंक में लीज का पैसा मिलता है आपको, होम हाउस अलाउंसेस मिलता है ना, तो आपको लीज जो है रेजिडेंशियल लीज हो सकती है जो सभी किराएदारों के लिए सेम होती है, यानी सेम ही कॉन्सेप्ट, इसमें कोई वैरायटी नहीं है। और दूसरी लीज हो सकती है कमर्शियल टाइप की लीज, जो कि वेरियस टाइप्स की होती है। आगे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से टाइप की कमर्शियल लीज होती है। ठीक है। ब्रेकिंग अ लीज कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। अब दोनों पार्टियों में से अगर कोई भी जो है लीज कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करता है, ब्रेक करता है रूल्स को, तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस यानी कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेकर के केस वगैरह दायर किया जा सकता है। ठीक है। अब जैसे वो मैं आपको बता रहा था कि मान लो कि आपने दुकान खोली, चलने लगी, और कल को आकर के बोलते कि भैया यहाँ से दुकान खाली करो, तो ऐसे खाली नहीं होगी, अब बातचीत होगी और कानूनी प्रक्रिया का सहारा लिया जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये जानना कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेस हैं और कैसे, मतलब ये डिसीजन लेना कि कौन कौन से फिक्स एसेट हमको एक्वायर करने हैं ताकि फैक्ट्री को ऑपरेशनलाइज किया जा सके, ये एक ज़रूरी बात हो जाती है। यहाँ ये मान कर चला जाता है जो भी फिक्स एसेट फैक्ट्री में लगेंगे उसकी ओनरशिप उसी फैक्ट्री की होगी, उसी फर्म की होगी, और इसके लिए जो पैसा अरेंज होगा वो कर्जे के रूप में या फिर जो है शेयर के रूप में अरेंज कर लिया जाएगा। ठीक। उसके बाद में जनरली जब भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाता है तो फर्म को पूरा भरोसा रहता है कि मैं बहुत आसानी से इतनी कैपिटल अरेंज कर लूँगा, ये मानकर कंपनी चलती है या फर्म चलती है। लेकिन कई बार ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है कि जो उन्होंने सोचा था वैसा होता नहीं है, तो ऐसे में जो इन्वेस्टर हैं उनके सेंटीमेंट जो है हो सकता है निगेटिव हो, उनको नहीं विश्वास है आपके ऊपर, तो इन्वेस्टर पैसा नहीं देगा, या फिर जो आप लोन ले रहे हैं उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो ऐसे में आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है, आपको लगता है कि बात बनेगी नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब आपके पास पैसे ना हो, पूंजी की कमी हो जाए, तो लीज जो है एक बढ़िया अल्टरनेटिव के तौर पर सामने निकल करके आता है फर्म के लिए। यहाँ पर जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट के लिए वो घट जाती है, क्योंकि आपको चीज़ें अब खरीदनी नहीं है, आपको बस लीज करनी है। और इसमें जो ओरिजिनली आपने प्रोजेक्ट जब बनाया था इन्वेस्टमेंट के लिए, आपने फैक्ट्री की बात करी थी, तो जितने आपको फिक्स एसेट थे तो उतने पूरे फिक्स एसेट अभी भी मिलते हैं, लेकिन आप ओनर ना होकर के लीज पर उसको ले सकते हैं। ठीक है। अगर मतलब इवन इफ कैपिटल की कंस्ट्रेंट नहीं है, मान लो कि हमारे पास पूंजी की दिक्कत नहीं है, तब भी जो है ये बढ़िया होगा कि मतलब वही कह रहे हैं कि मान लो कि पूंजी की कमी नहीं है, तुम्हारे पास पूंजी भरी पड़ी है, पर फिर भी ये फाइनेंशियली सेंस बनाता है कि हम किसी जो है एसेट को ओन ना करके उसको लीज पर ले लें। ठीक है। जैसे कई बार हमारी मतलब बैंकों में पोस्टिंग होती रहती है, पता चलता है कि कभी हिमाचल में पोस्टिंग है, कभी मध्य प्रदेश में पोस्टिंग है, कभी तमिलनाडु में पोस्टिंग हो रही, तो ऐसे में हर जगह जो है मतलब हम फिर से एसेट खरीदें, उससे बेहतर होता है कि हम वहाँ पर लीज पर ले लें, उसको यूज करें 3 साल, उसके बाद वहाँ पर छोड़ करके दूसरे नए शहर में चले आएँ, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है। तो लीज एक तरीके का एक फाइनेंस का ऑप्शन हो जाता है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस का एक विकल्प के तौर पर निकल कर रहता है। भले ही यहाँ पर फाइनेंस नहीं होता है, पैसे नहीं मिलते हैं, पर फिर भी एक तरीके से मेरे पास जेसीबी नहीं थी, अब जेसीबी हो गई है, तो मान कर चलो कि लोन एक कहीं ना कहीं से तो पैसा आया ना, जिसकी वजह से ये मतलब जो है मेरे पास आज जेसीबी हो गई है, वरना कैसे हो जाती। तो एक लीज जो है कहीं ना कहीं एक अल्टरनेटिव तौर पर एक फाइनेंस का ही काम करती है। ठीक है। फिर बात करते हैं मीनिंग ऑफ लीज की। तो लीज एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी एग्री करती है कि दूसरी पार्टी हमारे मतलब जो है प्रॉपर्टी को यूज कर सकती है, बदले में उसको हमें पेमेंट देनी पड़ेगी। टर्म फिक्स रहता है, कितने समय के लिए यूज कर सकते हैं। जिसकी ओनरशिप होती है प्रॉपर्टी की उसे लेसर कहते हैं, जिसकी जेसीबी होती है उसे लेसर कहते हैं, और जो जेसीबी को यूज करने का अधिकार पाता है उसे लेसी कहते हैं। ठीक। और जो भी पेमेंट बदले में दी जाती है, भाई जेसीबी यूज करोगे तो बदले में रेंट देना पड़ेगा मालिक को, तो मालिक को जो आप रेंट देते हैं उसे लीज रेंटल कहा जाता है। लीज पर हम क्या क्या ले सकते हैं, तो ज़मीन हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, जानवर हो सकते हैं, एनिमल इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट हो सकते हैं, फिक्स्ड या मूवेबल एसेट कोई भी हो सकता है। ठीक।
ऐसा कोई स्पेसिफिक लिस्ट नहीं, कुछ भी हो सकता है। फिक्स्ड एसेट भी हो सकता है, मूवेबल एसेट भी हो सकता है। कार भी लीज पर ली जा सकती है, आपकी मर्जी हो तो कार ले लीजिए लीज पर, ठीक है। फिर हमने देखा मेन जो आपके फीचर्स हैं लीज में, तो भाई ये एक लीगल, ध्यान दीजिए, लीगल और बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें वन पार्टी एग्री करती है कि दूसरी पार्टी हमारी प्रॉपर्टी को यूज कर सकती है। इसमें दोनों पार्टियों को, लेसी को और लेसर दोनों को गारंटी मिलती है। लेसी को गारंटी मिलती है लीज में कि तुम जो प्रॉपर्टी उसको यूज कर सकते हो। लेसर को गारंटी मिलती है कि तुम, चूँकि तुम्हारी ओनरशिप है तो तुमको बदले में लीज रेंटल बराबर मिलता रहेगा जितने भी समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लीज जो है रेजिडेंशियल लीज भी हो सकती है, जो कि सेम होती है हर किसी के लिए, एक ही तरीके की रेजिडेंशियल लीज होती है। कमर्शियल लीज भी होती है लेकिन वो कई तरीके की होती है, हम आगे डिस्कस करेंगे। लीज के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कोई वायलेट करता है, ब्रेक करता है तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कानूनी प्रक्रिया का सहारा लिया जा सकता है। टाइप्स ऑफ लीज की अगर हम बात करें तो लीज दो तरीके की होती है फ्रेंड, एक ऑपरेटिंग लीज और दूसरी फाइनेंशियल लीज। दो तरीके की लीज होती है, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड INDAS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116, ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116, अ लेसर सेल क्लासीफाई ईच ऑफ इट्स लीज एज आइदर एन ऑपरेटिंग लीज और एज ए फाइनेंशियल लीज। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 कहता है कि जो लेसर है, जो मालिक है JCB का, उसे चाहिए कि हर एक लीज जितनी भी उसने करी हुई है उसको दो कैटेगरी में बांटे, या तो उसे ऑपरेटिंग लीज में बदले या तो फाइनेंशियल लीज कहे, किसी न किसी एक तरीके की लीज में उसको क्लासीफाई करना ही होगा। इट मीन्स दैट फ्रॉम अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव लीज कैन बी ओनली ऑफ टू टाइप्स। तो इससे ये क्लियर हो जाती है कि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लीज दो तरीके की होती है, एक ऑपरेटिंग लीज और एक फाइनेंशियल लीज, ठीक है। ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज में डिफरेंस क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो फाइनेंशियल लीज में जैसे JCB वाला जो एग्जांपल हमने दिया था अभी, तो JCB वाला, जैसे मेरे पास JCB है और मैंने उसको दे दिया है, ठीक है, तो अब वो JCB लेकर गया और यूज कर रहा है। तो सवाल ये है कि मान लो JCB ख़राब हो गई तो जिम्मेदारी किसकी? इसी बात से ही डिसाइड होता है कि वो लीज ऑपरेटिंग लीज है कि वो लीज फाइनेंशियल लीज है। जो लेकर गया है JCB, सारी जिम्मेदारी, सारा सरदर्द भाई तुम्हारा, मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे बस हर महीने 1 लाख रेंटल दे देना, मेरी इतनी ही जिम्मेदारी है, बस बात करूँ, सब कुछ तुम देखोगे, तो दैट्स फाइनेंशियल लीज, दैट्स फाइनेंशियल लीज, ठीक है। फाइनेंशियल लीज वहाँ पर हुई कि भाई ले जाओ और जो है JCB ले जाओ, ख़राब होती है, ड्राइवर चाहिए, तेल डलवाना, वो सारी तुम्हारी जिम्मेदारी, नन ऑफ माई बिजनेस, फाइनेंशियल लीज हो गई। ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है? ऑपरेटिंग लीज में JCB वो ले जाएगा, ठीक है, अभी भी लीज पर ही जाएगी, उसको वो चलाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी खर्चे होंगे, इंश्योरेंस का खर्चा हो गया, मेंटेनेंस का खर्चा हो गया, ड्राइवर का खर्चा हो गया, वो लेसर यानी मालिक की जिम्मेदारी होगी, पहले वाले की जिम्मेदारी रहेगी। तो इसे फ्रेंड्स जो है ऑपरेटिंग लीज कह देते हैं, ठीक है। तो अगर मेरी JCB गई और जिम्मेदारी भी गई तो फाइनेंशियल लीज मैंने कर दी, अगर मेरी JCB गई लेकिन जिम्मेदारियाँ मेरे कंधों पर हैं तो ऑपरेटिंग लीज, ठीक है, क्लियर हो जाती बात। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हाउएवर, मतलब अब ये तो दो बेसिक टाइप की, मतलब दो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में दो तरीके की लीज होती है, इसके अलावा भी बहुत सारी तरीके की लीज होती है। देखो अभी हमने देखा था ना कि जो लीज होती है वो डोमेस्टिक लीज भी हो सकती है और कमर्शियल लीज भी हो सकती है। तो जो डोमेस्टिक लीज थी उसमें हर एक टेनेंट के लिए यानी हर एक किराएदार के लिए सेम लीज होती है, लेकिन जो कमर्शियल लीज थी उसके कई टाइप थे, अभी हमने डिस्कस किया था। तो वही बता रहे हैं कि कमर्शियल लीज को कैटेगराइज किया जा सकता है लवरेज लीज, डोमेस्टिक लीज, इंटरनेशनल लीज, कैंसिलेबल लीज, नॉन कैंसिलेबल लीज, सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन एट्सेट्रा, ये सारी हैं कमर्शियल लीज के टाइप हैं। देखिए अभी हमने देखा था ये, सॉरी मैंने डोमेस्टिक कहा था, रेजिडेंशियल लीज होती है और कमर्शियल लीज होती है। रेजिडेंशियल लीज यानी वो जो आपके घर में किराएदार रहते हैं या आप किसी के घर में किराएदार रहते हैं तो वहाँ जो लीज बनती है वो रेजिडेंशियल लीज बनती है। कमर्शियल लीज कई टाइप की होती है, यहाँ लिखा हुआ था, तो वही जो कई टाइप बताया गया है आपको कमर्शियल लीज की, वो यहाँ पर लिखी गई है। ये सारी की सारी कमर्शियल लीज के ही टाइप हैं और हर एक लीज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ओके, जितनी भी यहाँ डोमेस्टिक लीज, इंटरनेशनल लीज, सारी की सारी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं, सो नॉट टू वरी। ओके, तो पहला है आपका लवरेज लीज। देखो फ्रेंड्स, लवरेज का क्या मतलब होता है? तुम्हारे पास पैसे नहीं है पर फिर भी बिजनेस करना है तो तुम कर्जा लेते हो, जो कर्जा है वही आपका लवरेज है, ठीक है। यानी मेरे पास संसाधन नहीं है पर फिर भी मुझे लवरेज मिला, मुझे फ़ायदा मिल रहा है, मैं बिजनेस कर सकूँ, तो दैट्स लवरेज लीज। तो मतलब लवरेज मतलब कर्जा होता है, ठीक है। इन अ लवरेज लीज
द लेसर यानी कि जेसीबी का मालिक बारोज मनी टू परचेज एन एसेट जेसीबी एंड देन लीज दैट एसेट टू द लेसी। यानी लवरेज लीज का मतलब ये हुआ कि मेरे पास जेसीबी नहीं है, मैं पहले कर्जा लूँगा, जेसीबी खरीदूंगा और फिर उसको लीज पर दे दूंगा। तो ऐसी लीज को फ्रेंड्स जो है लवरेज लीज कहेंगे, ऐसी लीज को लवरेज लीज कहेंगे। क्लियर हो गई ना? यानी मैं जेसीबी का मालिक था नहीं, लेकिन किसी ने कहा कि भैया तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम ऐसा करो जेसीबी में लगा दो, 45 लाख लगेंगे, हर महीने 1 लाख रुपए मैं देता रहूँगा, 3 साल में आपका 12 से 36 लाख लौट आएगा, काफ़ी हद तक पैसा लौट आएगा, फिर आगे कमाते रहिएगा 15 साल तक। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उधारी ली, कर्जा लिया बैंक से और लोन पर जेसीबी खरीद ली, तो दैट्स लवरेज लीज। ठीक है, इन दिस लीज द लेसर में बारो ऑल आर द मेजॉरिटी ऑफ मनी टू बाई द एसेट। अब यहाँ पर लवरेज लीज में हो सकता है कि मेरे पास में 10 लाख हैं तो मैंने 10 लाख अपने लगाए और 35 लाख जो है लोन ले लिया, या हो सकता है मैं पूरे के पूरे 45 लाख का लोन ले लूँ, डिपेंड करता है। लेसर का मतलब आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से जेसीबी का मालिक। ठीक है, इसीलिए जेसीबी शब्द को यूज करो ताकि आप रिलेट कर पाएँ। ओनरशिप ऑफ द एसेट यानी कि जेसीबी का मालिकाना हक रिमेन्स विथ लेसर, मेरे साथ ही रहेगा भाई, मेरी जेसीबी है तो मैं ही उसका मालिक रहूँगा। दिस टाइप ऑफ लीज इन्वॉल्व 3 पार्टीज। इस तरीके की लीज में 3 पार्टियां होती हैं, द लेसर यानी जेसीबी का मालिक, द लेसी जो जेसीबी को ले जा करके यूज करेगा, एंड द लेंडर जिसने उधार दिया हुआ, जिससे हमने लोन लिया हो, मे बी बैंक वगैरह। ठीक है, आउट ऑफ ईच लीज पेमेंट फ्रॉम द लेसी 1 पोर्शन इज पास्ड ऑन टू द लेंडर फॉर डेट सर्विसिंग एंड द अदर पोर्शन इज रिसीव्ड बाय द लेसर। अब इसमें चूंकि मेरी जेसीबी उधारी पर है, ऐसे समझिए 45 लाख रुपए का मैंने लोन लिया और जेसीबी खरीद ली है और मुझे 1 लाख रुपए हर महीने मिलने हैं। ठीक है, जिसमें से 70,000 रुपये मैंने फिक्स कर रखा है भाई कि 70,000 रुपये मेरे चले जाएंगे बैंक में और 30,000 रुपये मैं हर महीने खुद लेता रहूँगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जो भी लेसी से पेमेंट आएगी उसका एक पोर्शन बैंक में लोन की किस्तें चुकाने में जाएगा और बाकी का पोर्शन ओनर के पास चला जाएगा। द लीज्ड एसेट इज चार्ज टू द लेंडर एज आल्सो द लीज रेंटल पेबल बाय द लेसी। जो लीज एसेट है वो लेंडर को चार्ज रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जैसे अगर आप कार खरीदते हैं, मान लीजिए आपने पीएनबी से कार खरीदी, तो पीएनबी में कार क्या होती है, हाइपोथेकेट होती है। तो वही बोला गया है कि जिसने कर्जा दिया है उसकी ओनरशिप भी रहेगी, उसकी भी ओनरशिप रहेगी, है ना, क्योंकि भाई आपको कार दे देता है, कार आप चलाते हो, लेकिन ओनरशिप में नाम दोनों का, बैंक का और आपका दोनों का कंबाइंड नाम लिखा हुआ होता है। किसमें? जब भी आप कार खरीदते हैं। तो बाद में जब आपका कर्जा खत्म हो जाता है तो एनओसी ले करके बैंक से आप अपना आरसी मॉडिफाई करवाते हैं और उसमें अब आपका सिर्फ नाम बचता है। ठीक है, तो जो लीज एसेट होता है फ्रेंड्स, उसमें चार्ज होता है टू द लेंडर एज आल्सो द लीज रेंटल पेबल बाय द लेसी। मतलब कहने का जो लीज का रेंटल है वो किसको मिलेगा, आपका लेंडर को भी मिलेगा और ओनर को भी मिलता है। ठीक, दोनों को ही यहाँ पर पैसे मिलते हैं। फिर आ जाता है अगला डोमेस्टिक लीज। इन अ डोमेस्टिक लीज ऑल पार्टीज इन्वॉल्व इन अ लीज ट्रांजेक्शन आर डोमिसाइल्ड इन इंडिया। बस डोमेस्टिक लीज उसे कहेंगे जिसमें सारी की सारी पार्टी जो लीज में इन्वॉल्व हैं वो इंडियन हो, मतलब हमारे देश के नागरिक हों, डोमिसाइल्ड इन इंडिया, हमारे देश में रहते हों। ठीक है, लेसर भी हो सकता है, लेसी 2 तो रहेंगे ही, हो सकता है लेंडर भी हो। तो तीनों की तीनों पार्टियां, अगर मान लो लोन नहीं है तो लेसर लेसी दोनों की दोनों पार्टी डोमिसाइल्ड इन इंडिया होती है। इफ़ एनी पार्टी इज नॉट डोमिसाइल्ड इन इंडिया इट इज़ कॉल्ड एन इंटरनेशनल लीज और क्रॉस बॉर्डर लीज। अगर कोई भी एक पार्टी इंडिया में नहीं रहती है, डोमिसाइल्ड नहीं है, तो ऐसी लीज को इंटरनेशनल लीज या क्रॉस बॉर्डर लीज कह देते हैं। एन इंटरनेशनल लीज में हैव इम्प्लीकेशन लाइक कंट्री रिस्क एंड करेंसी रिस्क। अब भाई अगर आपका इंटरनेशनल लीज हो रही है तो उसमें प्रॉब्लम, चूँकि डॉलर वगैरह इन्वॉल्व हो जाएगा, डॉलर एंड रुपया इन्वॉल्व हो गया, तो ऐसे में कंट्री रिस्क और करेंसी रिस्क आपको फेस करना पड़ सकता है। करेंसी रिस्क कैसे? डॉलर का रेट ऊपर नीचे होगा, उससे करेंसी रिस्क आएगा। कंट्री रिस्क कैसे? मान लो आपने, जो आपका व्यक्ति है लीज वाला जिसने करा हुआ है वो हो सकता है अमेरिका में रहता हो। अब अगर अमेरिका में कोई उथल पुथल होगी, जैसे कि अभी एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगाया गया है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से कंट्री रिस्क अराइज हो जाता है। फिर आता है सर कैंसिलेबल लीज। अब देखो ये तो नाम से ही क्लियर हो गया है, कैंसिलेबल लीज। अ कैंसिलेबल लीज इज वन दैट कैन बी कैंसिल्ड एज पर द टर्म्स कंटेन्ड इन द लीज एग्रीमेंट। तो कैंसिलेबल लीज वो लीज होती है जिसको कैंसिल किया जा सकता है एज पर द टर्म, जो कि लीज में लिखा हुआ है। ठीक है,
नॉन कैंसिलेबल लीज क्या होती है? ऐसी लीज जिसे नहीं कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। अ नॉन कैंसिलेबल लीज इज वन दैट इज कैंसिलेबल ओनली अपॉन द अकरेंस ऑफ सम रिमोट कंटिजेंसी। मतलब ऐसी लीज जिसको नॉर्मली नहीं कैंसिल किया जा सकता है, कोई बहुत आपदा टाइप की आ जाए, कंटिजेंसी की स्थिति बन जाए, अकस्मात प्रॉब्लम हो जाए, तो उस केस में कैंसिल कर सकते हैं। विद द परमिशन ऑफ लेसर आर इफ द लेसी इंटर्स इनटू अ न्यू लीज फॉर द सेम आर एन इक्विवेलेंट एसेट विद द सेम लेसर। मतलब बोल रहे हैं 3 केसेस में नॉन कैंसिलेबल लीज को कैंसिल किया जा सकता है। पहला, कोई ऐसी इमरजेंसी बन गई जिसकी उम्मीद नहीं थी, उस केस में कैंसिल कर सकते हैं। या अगर लेसर कहे कि ठीक है मेरी जेसीबी है, मैं बोल दूँ कि ठीक है कैंसिल कर दो, कोई बात नहीं है, तो कैंसिल कर सकते हैं। या फिर जो लेसी है उसने मेरी पहली जेसीबी को छोड़ करके दूसरी जेसीबी को लीज पर ले लिया है। क्यों ले लिया? मेरी वो जेसीबी पुरानी थी, हमने नई जेसीबी खरीदी, उसने बोला नई वाली दे दीजिए, तो हमने नई वाली जेसीबी उसको दे दिया लीज पर। तो इस केस में भी ये जो आपकी नॉन कैंसिलेबल लीज है वो कैंसिल की जा सकती है। अदरवाइज ऐसे नॉर्मली जो है फ्रेंड्स नॉन कैंसिलेबल लीज को कैंसिल नहीं किया सकता है। अब वेट लीज, अब लीज वेट लीज भी होती है और ड्राई लीज भी होती है, समझते हैं दोनों को, वेट लीज और ड्राई लीज। अ वेट लीज इज वन इन विच द लेसर ऑपरेट्स द इक्विपमेंट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स इंश्योरेंस, मेंटेनेंस एटसेट्रा। तो देखिए ये एक तरीके से फ्रेंड ऑपरेटिंग लीज की ही बात हो रही है। आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि अगर मेरे पास से कोई सामान चला जाए, जेसीबी चली गई और उसके इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, इस सब की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, तो उसे ऑपरेटिंग लीज कहते हैं। ठीक वही बात यहाँ पर फ्रेंड जो है वेट लीज की होती है। तो वेट लीज में क्या होता है, जो लेसर है वही ऑपरेट करता है उस इक्विपमेंट को वही यूज करेगा जिसकी ओनरशिप है। सोचो कि मेरी ही जेसीबी मैं ही यूज करूँगा और मेरी ही जिम्मेदारी इंश्योरेंस और मेंटेनेंस इन सब की रहेगी, तो ऐसी लीज को वेट लीज कहते हैं। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ऐसे कैसे, अब इसमें तो दूसरी पार्टी का क्या फ़ायदा, भाई लेसी क्या करेगा, सब कुछ हम ही करेंगे। तो एक एग्जाम्पल से यहाँ समझते हैं। एग्जाम्पल है अ वेट लीज इज ए एविएशन एग्रीमेंट वेयर वन एयरलाइन द लेसर प्रोवाइड्स अ फुली इक्विप्ड एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग क्रू, मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस टू अनदर एयरलाइन द लेसी फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। तो वेट लीज एक एविएशन एग्रीमेंट है जहां पर एक एयरलाइन अपना सब कुछ देता है, एयरक्राफ्ट भी देगा, क्रू मेंबर देगा, उसका मेंटेनेंस, इंश्योरेंस सब, जो मालिक है वही सब कुछ करेगा। अपना हवाई जहाज़ देगा, उसके जो पायलट हैं, एयर होस्टेस हैं, वो सब देगा, मेंटेनेंस देगा आपको, ठीक है। यानी कि जो अगर जहाज़ में कुछ मेंटेनेंस है तो वो जिम्मेदारी, इंश्योरेंस की जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी उसी की होगी जिसका एयरक्राफ्ट है। और ये सारी चीज़ें दे दी जाएंगी दूसरी एयरलाइन को, सारी चीज़ें कि भाई तुम इसको यूज कर सकते हो, उसे लेसी कहेंगे स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, मान लो 1 साल के लिए। अब यहाँ लेसी क्या करेगा, द लेसी हैंडल्स कमर्शियल एस्पेक्ट लाइक शेड्यूलिंग एंड रूट्स व्हाइल द लेसर मैनेजेस द एयरक्राफ्ट ऑपरेशन। तो यहाँ पर जो लेसी है उसका काम सिर्फ इतना होगा कि वो कमर्शियल एस्पेक्ट देखेगा कि हमारी जो जहाज़ है वो उड़े, उसका शेड्यूल क्या रहने वाला है, उसका रूट क्या रहने वाला है, कितनी सवारी बैठी हैं, क्या भरा है क्या नहीं भरा है। कमर्शियल एस्पेक्ट सारा का सारा एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन के कमर्शियल एस्पेक्ट सारा का सारा किसके पास होगा, लेसी के पास में, जिस कंपनी को आपने हवाई जहाज़ दिया है। बाकी सारी की सारी देखो यहाँ पर ऐसे समझ लो फ्रेंड ना, 70% जिम्मेदारी जिसकी जेसीबी उसी के ऊपर है, बाकी का जो है 30% लेसी के पास जाता है। तो इसे वेट लीज कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास जेसीबी है, मैंने उसको एक आदमी को जो है लीज पर दे दिया। अब जो जेसीबी है मेरी जिम्मेदारी है, मैं ही चलवाऊँगा जेसीबी, जो ड्राइवर है वो भी मेरी जिम्मेदारी है, उसको मेंटेन रखना, उसकी सर्विसिंग करवाना, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहेगी। तो वो क्या करेगा, जिसको लेसी किया है उसका काम होगा कि वो कस्टमर ढूंढ करके लाए कि कहाँ पर काम है, कि भाई यहाँ पर काम है, चलो इसको करते हैं। तो इस तरीके की लीज को वेट लीज कहते हैं। ड्राई लीज उल्टी होती है। इन अ ड्राई लीज ऑल दीज फंक्शंस आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द लेसी। ड्राई लीज में सारी की सारी जिम्मेदारी लेसी की होती है। मेरा सिर्फ एयरक्राफ्ट था, मेरा हवाई जहाज था, मैंने तुमको दे दिया, बात खत्म, सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर होगी। तो ऐसी लीज को फ्रेंड्स ड्राई लीज कहते हैं। सारी की सारी जिम्मेदारी, सारा का सारा काम वही करेगा, हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा। एक और लीज है सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन। सेल, पहले बेचा और फिर उसी को लीज पर ले लिया। मेरे पास एक जेसीबी थी, मैंने उसको किसी व्यक्ति को बेच दिया। मेरे पास 45 लाख की जेसीबी थी, मैंने अपने दोस्त को बेच दिया।
अब दोस्त को बेचने के बाद में मुझे 45 लाख मिल गए और फिर वही जेसीबी जो उसको बेची थी उसी को लीज पर ले लिया मैंने। तो ये होता है सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन। द एसेट ओन्ड, यानी कि जो हमारी जेसीबी की ओनरशिप थी बाई वन पार्टी, मान लो यहाँ पर अशोक जेसीबी का ओनर है, इसे बेच देगा, इज सोल्ड टू अनदर पार्टी, से हमने राम को इसे बेच दिया, एंड साइमल्टेनियसली टेकन बैक ऑन लीज, और बाद में मैंने उसको जेसीबी को राम से लीज पर ले लिया, तो इसे फ्रेंड्स सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन कहते हैं। सो प्रैक्टिकली द पोजेसन डज नॉट चेंज, ओनली द ओनरशिप इज ट्रांसफर। अगर हम देखें कायदे से तो पहले जेसीबी किसके पास थी, भाई मेरी जेसीबी है तो मेरे पास थी जब तक मैंने बेचा नहीं था, बाद में मैंने लीज पर ले लिया तो जेसीबी किसके पास है, मेरे ही पास है। लेकिन पहले मालिक कौन था, मैं था जेसीबी का, अब कौन है, राम है जेसीबी का मालिक। तो केवल मालिकाना हक बदलता है। जेसीबी अशोक के पास शुरू में भी थी, आज भी है, केवल मालिक बदल गया, पहले मालिक मैं था, अब मालिक कोई दूसरा हो जाता। तो इसे सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन कहते हैं। सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शंस केम अंडर अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ड्यूरिंग 1990 व्हेन द ट्रांजेक्शन इन जंक एसेट वर मेड एट वेरी हाई वैल्यू एंड लेबल्ड एज सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन। तो मतलब तो हुआ क्या कि ये जो सेल और लीज बैक ट्रांजेक्शन थी, इसको बहुत ज़्यादा मतलब निंदा की गई 1990 के दौरान, क्योंकि होता क्या था कि जंक एसेट को बेचा जाता था, मतलब कबाड़ बेचा जाता था, और उसको जो है मेड सेल बहुत हाई वैल्यू पर की जाती थी, और उसके बाद में उसको सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन दिखा दिया। तो सोचो तुम्हारे पास में एक कबाड़ का ट्रैक्टर है जिसकी कीमत हार्डली जो है 5,000 रुपये है, ठीक है, लेकिन उसको तुमने सेल दिखाया कि भैया हमने इसको बेच दिया जो है 5 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का बेच दिया। अब 10 लाख का बेच दिया और बदले में फिर से लीज बैक पर ये कबाड़ वाला ट्रैक्टर ले लिया, तो फ़ायदा क्या हुआ सर जो 5,000 रुपये थे वो 10 लाख में बदल गए, ब्लैक मनी को वाइट कर दिया आपने। अब 10 लाख रुपए कोई पे करेगा, वो आपका वाइट मनी में चला जाएगा। तो इसी के लिए ये मतलब प्रॉब्लम शुरू हुई थी, ठीक है। सो हियर इट इज़ टाइप्स ऑफ लीज में हमने देखा। देखो अब यहाँ पर एक आपके मन में और सवाल आएगा कि सर जो लीज है, आपने कहा कि पहले फाइनेंस लीज और जो है दूसरी ऑपरेटिंग लीज होती है, फिर आपने कहा कि जो है सर रेजिडेंशियल लीज होती है और जो है कमर्शियल लीज होती है, तो कौन किसका टाइप है। तो ध्यान रखिए, रेजिडेंशियल लीज भी फाइनेंशियल या ऑपरेटिंग टाइप हो सकती है, और कमर्शियल लीज भी फाइनेंशियल या ऑपरेटिंग लीज टाइप हो सकती है। ये इसका फंडा है। रेजिडेंशियल लीज भी 2 टाइप की हो सकती है और कमर्शियल लीज भी 2 टाइप की हो सकती है, फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग, ठीक है, ये होता है। तो मेजर क्या है, रेजिडेंशियल और कमर्शियल, उसके अंतर्गत ये आएंगे, ठीक है। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 कहता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 कहता है कि जो लेसर है, जो जेसीबी का मालिक है, उसको हर एक लीज को क्लासीफाई करना होगा, या तो ऑपरेटिंग लीज में या फाइनेंशियल लीज में। तो इसी बात से ये निष्कर्ष निकलता है कि लीज 2 टाइप की होती है, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज। यहीं से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि लीज 2 तरीके होती है, ऑपरेटिंग लीज या फाइनेंशियल लीज। उसके अलावा बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया जो कमर्शियल लीज होती है वो कई तरीके की होती है, जैसे लवरेज लीज, डोमेस्टिक लीज, इंटरनेशनल लीज, कैंसिलेबल लीज, नॉन कैंसिलेबल लीज, सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन एटसेट्रा, ठीक है। लवरेज लीज वो होती है जिसमें लेसर मनी को मतलब पहले उधार लेता है बैंक वगैरह से, फिर एसेट को खरीदता है, जेसीबी को खरीदता है और फिर उसे लीज पर दे देता है, इसीलिए इसे लवरेज लीज कहा गया, क्योंकि यहाँ पर लवरेज यानी कि कर्जे का यूज किया गया, लोन का या डेट का यूज किया गया है। इस केस में लेसर पूरा का पूरा पैसा उधार ले सकता है या फिर जो है कुछ पार्ट उधार ले सकता है। हो सकता है भाई मेरे पास 10 लाख हों जेसीबी खरीदने के लिए, बाकी 35 लाख उधार लूँ, या हो सकता है पूरे 45 लाख रुपए उधार ले लूँ। ओनरशिप जो एसेट की होती है वो अभी भी लेसर यानी मालिक के पास ही, जेसीबी का जो ओनर है ओनरशिप उसी के पास रहेगी। इस तरीके की लीज में यानी कि लवरेज लीज में 3 पार्टियाँ होती हैं, लेसर, लेसी और लेंडर, ठीक है। उसके बाद में जो लेसी हर महीने लीज रेंटल देगा उसका एक पोर्शन बैंक में जाएगा या जिसने लोन दिया है उसके पास जाएगा, और एक पोर्शन उसका जिसकी जेसीबी है लेसर के पास जाता है, ठीक। उसके बाद में डोमेस्टिक लीज उसे कहेंगे जिसमें सारी पार्टियां इंडिया की डोमिसाइल हों, भारत में रहती हों। अगर कोई एक भी पार्टी इंडिया में नहीं रहती है तो ऐसी लीज को इंटरनेशनल लीज या क्रॉस बॉर्डर लीज कह देते हैं। इंटरनेशनल लीज में कंट्री रिस्क और करेंसी रिस्क फेस किया जा सकता है। कैंसिलेबल लीज वो होती है जिसको कैंसिल किया जा सकता है किसी भी समय
एज पर लीज एग्रीमेंट। लीज एग्रीमेंट में लिखा ही रहेगा, इसको कभी भी कैंसिल किया सकता है, जो भी शर्तें हों, हो सकता है 1 महीने का नोटिस दे करके, 15 दिन का नोटिस दे करके, समथिंग लाइक। ओके, नॉन कैंसिलेबल लीज वो लीज होती है जिसे कैंसिल नहीं किया सकता है। 3 परिस्थितियों में कर सकते हैं, कोई ऐसी रिमोट कंटिजेंसी हो जाए, कोई अचानक से कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, वो अलग बात है, या फिर जो है लेसर की आज्ञा हो, लेसर कहे कि हाँ ठीक है कैंसिल कर दो, या फिर जो है कोई दूसरी लीज करवा ली जाए लेसी के द्वारा कि ठीक है आपका दूसरा इक्विपमेंट हम लीज पर लेते हैं, तो ये वाली लीज खत्म हो जाती है। वेट लीज का मैंने बताया था कि वेट लीज वो लीज होती है जिसमें लेसर जो मालिक है वही ऑपरेट करता है इक्विपमेंट को और रिस्पॉन्सिबल होता है इंश्योरेंस और मेंटेनेंस वगैरह के लिए। तो ये एक तरीके का ऑपरेटिंग लीज है। यहाँ पर एग्जांपल भी मैंने अलग से डाला ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट एक कंपनी के पास है, वो एयरक्राफ्ट अपना क्रू, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस सब कुछ आपको देता है। आपका काम होगा, आपका सिर्फ काम होता है कि कमर्शियल एस्पेक्ट जैसे शेड्यूलिंग, रूट्स वगैरह ये सारी चीज़ें डिसाइड करना, बाकी सारी की सारी जिम्मेदारी लेसर ही लिए बैठा रहता है। ड्राई लीज किसे कहते हैं? ड्राई लीज में सारी की सारी जिम्मेदारी लेसी के द्वारा, ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ ओनर रहूँगा मैं जेसीबी का, बाकी सारी जिम्मेदारी जो है लेसी को ही देखनी पड़ेगी। सेल और बाई बैक, सॉरी सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन वो होती है जिसमें जो एसेट की ओनरशिप है उसको पहले बेच दिया जाता है। जो मेरा जेसीबी है उसको मैंने बेच दिया, जिसको बेचा उसी से वापस लीज पर ले लिया, तो ऐसी लीज को सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन कहते हैं। प्रैक्टिकली इसमें पोजेसन चेंज नहीं होता है, लीज मतलब जेसीबी पहले भी मेरे पास थी और लीज वापस लेने पर फिर से मेरे पास आ गई, और जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाती है। पहले मैं जेसीबी का मालिक था, मेरा दोस्त जेसीबी का मालिक हो गया है। इसको क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग में कहीं ना कहीं काम आने लगा था, क्योंकि होता क्या था, घटिया एसेट को बेचा जाता था महंगे में और फिर बोल दिया जाता था कि जो है मतलब ये हमने क्या किया है, सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन है, इसलिए उसमें कोई सवाल उठाया नहीं जा सकता था। ठीक है, अब आते हैं फ्रेंड जो है फाइनेंस लीज के बारे में बात करेंगे, फिर ऑपरेटिंग लीज के बारे में बात करेंगे और फिर लेक्चर कवर हो जाएगा। थोड़ा बड़ा हो गया लेक्चर मेरे ख्याल से। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैपिटल लीज और सेल लीज। तो फ्रेंड्स फाइनेंस लीज को कैपिटल लीज या सेल लीज के नाम से भी जाना जाता है, कैपिटल लीज या सेल लीज। अंडर फाइनेंस लीज द लेसर एंड लेसी एग्री दैट द ओनरशिप ऑफ लीज्ड एसेट विल बी ट्रांसफर्ड टू द लेसी ऑन कंप्लीशन ऑफ द लीज पीरियड। तो इसमें क्या होता है, फाइनेंस लीज में क्या होगा, लेसर और लेसी एग्री करते हैं। जैसे मेरे पास में जेसीबी है तो मैं लेसर हो गया, मैं एग्री करूंगा कि मान लो 5 साल के लिए लीज है, तो 5 साल तक लीज चलेगी और जैसे ही 5 साल कंप्लीट होगा तुरंत ही जो जेसीबी की ओनरशिप है वो मेरे से ट्रांसफ़र होकर के लेसी के पास चली जाएगी। ये फाइनेंस लीज का कॉन्सेप्ट होता है। लीज पीरियड के कंप्लीशन पर ओनरशिप भी चली जाती है। क्या चली जाती है? ओनरशिप भी। फाइनेंस लीज इज अ मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंस वेयर द लेसर बाइज द एसेट नॉट फॉर इट्स ओन यूज बट फॉर द यूज बाई द लेसी फॉर एन एग्रीड पीरियड। तो अगर देखा जाए तो फाइनेंस लीज जो होती है ये एक तरीका है फाइनेंस प्रोवाइड करने का, जहाँ पर जो लेसर है वो एसेट को खरीदता है खुद के यूज के लिए नहीं, बल्कि उसे लेसी के द्वारा यूज किया जाएगा जितना भी टर्म एग्री किया जाए। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लेसर है जिसकी जेसीबी है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, जेसीबी खरीद रहा है और उसको दे रहा है किसको, लेसी को, तुम यूज करो। और जब समय पूरा हो जाएगा 5 साल 10 साल जो भी हमारे लीज के टर्म हैं, तो उसकी ओनरशिप भी मैं तुमको दे दूंगा। तो एक तरीके से हमने क्या किया, जो लेसी है, मान लो कि लेसी हमारा जो है जिसके पास जेसीबी यूज की जाएगी वो राम, तो राम को जेसीबी मान लो खरीदनी थी, लेकिन राम खुद जेसीबी नहीं खरीदा बल्कि मुझे कहा, अशोक को खरीद लिया मैंने। अब मैंने जेसीबी खरीद करके राम को लीज पर दे दी और 5 साल बीत जाएंगे तो मैं वो जो जेसीबी है वो राम को उठा करके दे दूंगा, तो जेसीबी किसकी हो गई, राम की हो गई। तो एक तरीके से देखा जाए तो राम के पास पहले पैसे नहीं थे, अब राम के पास जेसीबी है। क्यों हो पाई? क्योंकि लीज में मैंने एक तरीके से उसको कर्जा दे दिया, पैसे ना दे करके 45 लाख मैंने उसको जेसीबी दे दी। एक तरीके से अगर देखो आप तो कर्जे के तौर पर हमने 45 लाख ना दे करके मैंने उसको जेसीबी दे दी है। तो एक तरीके को वो भी फाइनेंस ही है, जो मैं समझाना यहाँ पर चाह रहा हूँ। अब फाइनेंस लीज प्रैक्टिकली रिजल्ट इन सस्टेनेबली ट्रांसफरिंग द रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ ओनरशिप ऑफ एसेट टू द लेसी। जो फाइनेंस लीज होती है, तो फ्रेंड्स फाइनेंस लीज में क्या होता है कि जो भी रिस्क और रिवार्ड होते हैं ओनरशिप के एसेट के, वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं लेसी को। लेसर क्या करता है, मतलब जो भी रिस्क है मशीन, मान लो जेसीबी को ओन करने का जो भी रिस्क है, उसके जो भी फ़ायदे हैं उसकी
सारे के सारे फ़ायदे लेसी को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं जब भी टर्म पूरा हो जाता है। ऑफन द रियल इंटेंशन ऑफ द लीज बिहाइंड अ फाइनेंशियल लीज इज टू ओन द लीज्ड एसेट फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स इकोनॉमिक लाइफ विदाउट बीइंग लीगल ओनर। तो मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल लीज में रियल इरादा, असली इरादा क्या होता है कि हम चाहते हैं कि जो एसेट है उसकी यूजफुल लाइफ जब तक है, इकोनॉमिक लाइफ है, शुरुआत में यानी जब गाड़ी नई है तो उस समय हम उसको ओन करके रखना चाहते हैं बिना उसके लीगल ओनर हुए, क्योंकि हमारे पास लीज पर पड़ी हुई है तो हम उसे ही यूज करेंगे। तो बिना लीगल ओनर हुए हम उसको यूज करना चाहते हैं मेजर पार्ट ऑफ द लाइफ। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 डिफाइंस अ फाइनेंशियल लीज एज अ लीज इज क्लासिफाइड एज फाइनेंस लीज इफ इट ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवार्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 कहता है कि एक लीज को फाइनेंशियल लीज तब कहते हैं अगर हम ट्रांसफ़र कर सके जितने भी रिस्क और रिवार्ड हैं ओनरशिप के, जैसे भी ओन करने के, अंडरलाइंग एसेट को ओन करने के जो भी रिस्क और रिवार्ड है उनको हम अगर ट्रांसफ़र कर पाएँ दूसरी पार्टी को, लेसी को, तो उससे फ्रेंड्स फाइनेंस लीज कहते हैं। ठीक है, यही हो जाता है। इलस्ट्रेशन में द सिचुएशन अंडर विच अ लीज इज नॉर्मली क्लासीफाइड एज फाइनेंस लीज। कौन कौन सी सिचुएशन में एक लीज को जो है फाइनेंस लीज कहा जाएगा? द ओनरशिप ऑफ एसेट इज ट्रांसफर टू द लेसी बाय द एंड ऑफ लीज टर्म। पहला ये देखो कि क्या ओनरशिप जो है लीज टर्म खत्म होने के बाद में लेसी को ट्रांसफ़र हो जा रही है। दूसरा, द लेसी हैज़ द ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट ए प्राइस which is substantially lower than the fair value and it is reasonably certain that the option will be exercised। दूसरा ये है कि लेसी के पास ऑप्शन होता है कि वो परचेज कर सकता है एसेट को एक ऐसे प्राइस पर जो कि फेयर वैल्यू से काफ़ी कम है और ये कंफर्म रहता है कि इस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जाएगा। देखो है क्या, जैसे मतलब मशीन 5 साल के लिए आपने जेसीबी खरीद करके उसको दे दी तो भाई 45 लाख की जेसीबी 5 साल में उसकी वैल्यू अगर घट करके जो है मान लो 15 लाख बचती है तो उससे भी कम रेट में जो लेसी है वो खरीद सकता है, क्योंकि हमारे लीज के टर्म ऐसे हुए हैं और ये ऑप्शन एक्सरसाइज करता है। नहीं, हमें अपनी जो एसेट है उसको बेचना ही पड़ेगा, उसकी ओनरशिप देनी ही पड़ेगी। ठीक है, द लीज टर्म इज फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। और जो लीज की गई है उसमें मेजर इकोनॉमिक लाइफ एसेट की लेसी के साथ ही गुजरे, ये भी देखना होता है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज अमाउंट टू सब्सटेंशियल फेयर वैल्यू ऑफ द लीज एसेट आर मोर। मतलब कहने का ये हुआ कि मान लो अभी जो है लीज पर आपने दिया और आपको 1 लाख रुपए पर मंथ का रेंटल मिल रहा है और ये आपकी लीज हो गई है 5 साल के लिए। तो भाई भले ही आज से 5 साल बाद महंगाई बढ़ जाए लेकिन तुमको रेंटल 1 लाख रुपए ही मिलेगा, बराबर है ना। जैसे हम किसी का मकान रेंट पर लेते हैं, आज 8,000 रुपये रेंट है तो 5 साल बाद 8,000 रुपये नहीं रह जाएगा भाई, 10,000 8 से बढ़कर 9,000 हो जाए, 10,000 हो जाए, कुछ ना कुछ बढ़ ही जाएगा 5 साल में। लेकिन यहाँ देखो अब लीज हो गई है तो 5 साल तक तो 1 ही लाख रुपए उसको रेंट मिलेगा। तो ऐसे में ये कहते हैं कि भाई जब भी आप लीज कर रहे हो तो ये बात इंश्योर करो कि जितना आज से 5 साल बाद भी 1 लाख रुपए मिलेगा, आज से 5 साल बाद 1 लाख रुपए मिलेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू देखो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू मान लो 1 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू 90,000 रुपये ही बनती है। ठीक है, तो ये 90,000 रुपये अगर बनती है तो हमें जो लीज मिले, हम जो लीज करें वो इस 90,000 से ज़्यादा की करें। मतलब कहने का कि 5 साल बाद जो हमारी इनकम हो रही है वो आज से ज़्यादा होनी चाहिए। कुल मिला करके ऐसा मतलब लीज एग्रीमेंट आप करिए। जैसे आपको लगता है कि मेरा आज से 5 साल बाद 1 लाख रुपए में नहीं परवरता है तो आप शुरू में ही बता दीजिए कि हमारी 1,20,000 रुपये की लीज होगी। क्यों? क्योंकि आज से 5 साल बाद अगर आप 1,20,000 नहीं पा रहे हो तो आपका नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। द लीज्ड एसेट इज ऑफ सच स्पेशलाइज्ड नेचर दैट इट कैन बी यूज्ड ओनली बाय द लेसी। हो सकता है कि जो लीज का एसेट है, जो चीज़ लीज पर आपने ले रखी है वो इस विशेष नेचर का है, स्पेशलाइज्ड नेचर का है कि इसे सिर्फ लेसी यूज कर सकते। जैसे मैंने मान लो जेसीबी खरीद ली, अब मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास नॉलेज नहीं है तो फिर मैं जेसीबी नहीं चला सकता, तो ऐसे में मैं उसको लीज पर ही दे दूं ताकि वो लेसी जिसको नॉलेज है जेसीबी चलाने की वो चला ले। तो ये भी हो सकता है। द लेसी हैज़ राइट टू कैंसिल द लीज एंड द लेसर्स लॉसेस ड्यू टू कैंसिलेशन विल बी बॉर्न बाई लेसी।
तो जो लेसी है उसको अधिकार होगा फाइनेंशियल लीज में कि वो लीज को कैंसिल कर सकता है। फाइनेंशियल लीज में लीज कैंसिल की जा सकती है, लेकिन इस कैंसिलेशन की वजह से जो भी लॉस होगा ओनर को, लेसर को, उसकी सारी की सारी भरपाई लेसी द्वारा करी जाएगी। द लेसी हैज़ द राइट टू कंटिन्यू द लीज फॉर अ सेकेंडरी पीरियड एट अ रेंट व्हिच इज सब्सटेंशियली लोअर देन मार्केट रेंट। और जो लेसी है उसको अधिकार होगा कि वो जो लीज है उसको कंटिन्यू कर सकता है सेकंड पीरियड के लिए। मान लो 5 साल के लिए हमारी बातचीत हुई थी और 1 लाख रुपए हमने 1 लाख में हमने लीज करी हुई थी, हर महीने 1 लाख रुपए आप देंगे जेसीबी का। अब 5 साल बीत गए हैं और अब अगले 5 साल के लिए अगर आप लीज पर लेना चाहते हैं जेसीबी तो ले लीजिए, कोई मना ही नहीं है। लेकिन मान लो अभी मार्केट में 1.5 लाख रुपए का रेंटल चल रहा है, तो थोड़ा अपन निगोशिएट कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं 1.5 लाख मत देना, तो मुझे 1,20,000 ही दे देना। क्यों दे देना? क्योंकि भाई हमारी जेसीबी 5 साल पुरानी हो चुकी है और हमारे पहले से भी आपके टर्म चले हुए हैं। तो 2 बातें, पहले से हमारी लीज हो रखी है और दूसरा जेसीबी पुरानी हो गई, इसलिए मार्केट में जो रेंट चल रहा है उससे कम रेंट पर भी आपको लीज मिल सकती है। ठीक है, फिर ऑपरेटिंग लीज आ जाता है। ओके, तो फाइनेंस लीज में हमने देखा कि फाइनेंस लीज को कैपिटल लीज और सेल्स लीज भी कहा जाता है। और फाइनेंस लीज में लेसर और लेसी एग्री करते हैं कि जो ओनरशिप है लीज लेसर की जेसीबी की उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा किसको? लेसी को, जो हमारी जेसीबी को यूज कर रहा है जब भी लीज का पीरियड ख़त्म होगा। ठीक है, फाइनेंस लीज एक तरीका है जिसमें फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। लेसर एसेट को खरीदता है खुद के यूज के लिए नहीं, बल्कि लेसी के द्वारा यूज करने के लिए और एग्रीड पीरियड के लिए वो लेसी को देता है। फाइनेंस लीज जो होती है वो इस फाइनेंशियल लीज में क्या होता है कि जो रिस्क और रिवार्ड है ओनरशिप की वो सारे के सारे लेसी को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। रिस्क मतलब मान लो जेसीबी चल रही है, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो भाई रिस्क जो हुआ वो लेसी ही वेयर करेगा। रिवार्ड जो भी भाई जेसीबी के यूज करने के फ़ायदे हैं वो लेसी को ही मिल रहे हैं, है ना। हमने तो 1 लाख रुपए का रेंट ले लिया, आप सोचो वो महीने का 4 लाख रुपए अगर कमा रहा है तो 4 लाख रुपए लेसी के पास ही जाएंगे, हमको तो रेंट मिलेगा। तो रिवार्ड भी उसी के पास जाता है, रिस्क भी उसी के पास जाता है। गाड़ी ख़राब हो गई, जेसीबी ख़राब हो गई तो रिस्क जो हुआ वो बियर करेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ रियल इंटेंशन क्या होता है इस लीज का, फाइनेंस लीज का, कि जब यूजफुल लाइफ है, जब ये मशीन एकदम नई है तो उसको मैं ही यूज करूं विदाउट लीगल ओनर हुए, ये इसका यहाँ पर ये उद्देश्य रहता है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 कहता है कि फाइनेंस लीज किसे कहते हैं? फाइनेंशियल लीज एक लीज होती है एक लीज को फाइनेंस लीज कह सकते हैं अगर इसमें जितने भी रिस्क और रिवार्ड हैं वो सब्सटेंशियली ट्रांसफ़र हो जाएँ, ओनरशिप के जो भी रिस्क और रिवार्ड हैं वो सब्सटेंशियली अगर ट्रांसफ़र हो जाएं, सब्सटेंशियली ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसको? लेसी को, तो ऐसी लीज को फाइनेंशियल लीज कहा जाता है। इसमें उन्होंने बताया कि किन किन केसेस में हम ये मानेंगे कि फाइनेंशियल लीज है, तो जहाँ ओनरशिप एसेट की लास्ट में ट्रांसफ़र हो जा रही हो, लीज टर्म खत्म होने के बाद ट्रांसफ़र हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम? फाइनेंशियल लीज बोलेंगे। लेसी के पास ऑप्शन होता है कि वो जो है एसेट को खरीद सकता है फेयर वैल्यू से कम रेट पर, और ये कंफर्म होता है कि जो मतलब लीज टर्म खत्म होने के बाद ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाएगा, यानी कि हम एसेट को उसको लेसी को दे देंगे, ये बात तय होती है। जो मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ में ये एसेट लीज पर रहता है। जो भी आपको पेमेंट मिल रही है आज से 5 साल बाद मिलेगी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 5 साल से ज़्यादा ही होनी चाहिए, तभी उसको एसेट को आप लीज पर देंगे। उसके बाद में जो लीज एसेट है वो ऐसे विशेष नेचर का है जिसको सिर्फ लेसी ही यूज कर सकता है, हम यूज ही नहीं, यानी लेसर यूज ही नहीं कर सकता है। इसमें लीज को कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन जो भी लॉस होगा लेसर को, मालिक को, उसकी भरपाई लेसी करेगा। लेसी को मतलब अधिकार होता है कि ये लीज में जो लीज है उसको सेकंड टर्म के लिए भी बढ़वा सकता है, रेंट पर फिर से ले सकता है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो रेंट होगा आपका लीज रेंटल होगा वो मार्केट से लोअर ही मिलेगा यहाँ पर, मतलब लोअर रेट पर ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि भाई हमारी जेसीबी पुरानी हो गई है तो अब जहाँ पर हम मार्केट में 1.5 लाख रुपए मिले वहाँ 1.5 लाख ना मिल करके हमको 1,20,000 ही मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आ जाता है सर ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज किसे कहते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 के हिसाब से ऑपरेटिंग लीज, अ लीज इज क्लासिफाइड एज एन ऑपरेटिंग लीज इफ इट डज नॉट ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवार्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप ऑफ हैंडलिंग एसेट। जो वहाँ बताया था उसका जस्ट उल्टा, ऐसी लीज जिसमें सारे के सारे रिस्क और रिवार्ड ट्रांसफ़र नहीं होते हैं ओनरशिप के, किसको? लेसी को। तो ऐसी जो आपकी
लीज होती है उसे ऑपरेटिंग लीज कहते हैं। इट इम्प्लाइज दैट एन ऑपरेटिंग लीज इज अ लीज अदर देन अ फाइनेंशियल लीज। भाई ऑपरेटिंग लीज वो लीज है जो फाइनेंशियल लीज नहीं है। वेदर ए लीज इज ए फाइनेंशियल लीज और एन ऑपरेटिंग लीज डिपेंड्स ऑन द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन रेदर देन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कहने का कोई भी लीज जो है फ्रेंड्स ऑपरेटिंग लीज है या फिर जो है आपका फाइनेंस लीज है, ये कैसे डिसाइड होगा? तो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म क्या है उससे नहीं, सब्सटेंस ऑफ ट्रांजेक्शन कैसा है, यानी कि कौन क्या करेगा। अगर मैंने जेसीबी दे दी तो जेसीबी की सारी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? अगर लेसी ले रहा है तो फाइनेंशियल लीज हो गई। अगर जेसीबी उसने ली लेकिन ड्राइवर देने का काम, उसमें तेल डलवाने का काम, उसको मेंटेनेंस करवाने का काम, उसका इंश्योरेंस रिन्यू करवाना, टायर बदलना, ये सारी लेसर यानी मेरी ही जिम्मेदारी है, तो इसका मतलब हुआ कि वो ऑपरेटिंग लीज हो गई। तो वही बोल रहा है कि सब्सटेंस ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, कौन क्या ओनरशिप ले रहा है, कौन क्या जिम्मेदारी ले, उसके आधार पर ही डिसाइड होता है कौन सी लीज क्या है। लीज क्लासिफिकेशन इज मेड एट द इंसेप्शन डेट एंड इज रीअसेस्ड ओनली इफ देयर इज ए लीज मॉडिफिकेशन। मतलब लीज किस तरीके की है, फाइनेंशियल लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है, इस बात का डिसीजन जिस डेट को लीज होती वही हो जाता है। लीज होते ही ये डिसाइड हो जाता है कि किस तरीके की लीज है। बाद में इसको रीअसेस तभी किया सकता है जब लीज में मॉडिफिकेशन किया जाए। मतलब कहने का हो सकता है कि शुरुआत में तुमने फाइनेंशियल लीज करवा रखी है, लेकिन बाद में तुमको लगता है कि नहीं मुझे फाइनेंशियल लीज नहीं करवानी, ऑपरेटिंग लीज चाहिए, तो आप लीज मॉडिफिकेशन करोगे तभी रीअसेस होगा। वरना एक बार जो लीज कर दी फाइनेंशियल लीज, और फाइनेंशियल लीज ही माना जाएगा हमेशा के लिए, ये मतलब है। ठीक है। An operating lease is classified as wet lease if the lessor provide the know-how and related services for operating the asset and take care of its insurance, maintenance, etc. Otherwise it is classified dry lease। देखो ये बोल रहे हैं कि ऑपरेटिंग लीज को वेट लीज कह सकते हैं अगर जो लेसर है वो हेल्प करता है नो हाउ कैसे चलेगी ये मशीन और उससे रिलेटेड सर्विसेज फॉर ऑपरेटिंग द एसेट, और टेक केयर करता है इंश्योरेंस और मेंटेनेंस। थोड़ा यहाँ पर अगर आप वेट लीज का और ज़्यादा फंडा समझना चाहेंगे तो वहाँ क्या था, वहाँ कह रहा था कि सारी सारी जिम्मेदारी ही जो है लेसर यानी ओनर के ऊपर थी, लेकिन यहाँ देखो क्या कह रहा है, वेट लीज का सही फंडा इसने समझा है कि यहाँ लेसर हेल्प करे। जेसीबी जो मेरे पास है मैं आपको मदद करूँगा कि कैसे जेसीबी ऑपरेट करते हैं, जो हमारी लीज पर ले जाएगा उसको मैं मदद करूँगा कि कैसे ये ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट कौन करेगा? वही जो लेसी लेकर गया हुआ है, लेकिन मैं नो हाउ और रिलेटेड सर्विसेज जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं देखूँ कैसे ये चलेगी, क्या क्या होगा वो सब मैं देखूँगा, और इसमें जो है इंश्योरेंस मेंटेनेंस ये सारा टेक केयर मैं ही करूँगा, ओनर ही करेगा। तो ऐसी लीज को वेट लीज कहते हैं। अदरवाइज इसे ड्राई लीज कह देते हैं फ्रेंड्स। अदरवाइज इसे क्या क्लासीफाई किया जाता है, ड्राई लीज के तौर पर क्लासीफाई कर दिया जाता है। ठीक है। सिचुएशन अंडर व्हिच अ लीज इज नॉर्मली क्लासीफाइड एज ऑपरेटिंग लीज। किन किन सिचुएशन में लीज को ऑपरेटिंग लीज कहा जाता है? द लीज टर्म इज सब्सटेंशियली लेस देन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट। जो लीज की गई है वो मान लो कोई कार है उसको लीज पर लिया है तो इकोनॉमिक लाइफ तो 15 साल की होती है, 15 साल तक कार चल सकती है, रिपेयर करवाते रहिए। लेकिन पता चला आपने इससे 2 साल के लिए 3 साल के लिए लिया हुआ है, तो ऐसी लीज ऑपरेटिंग लीज होने के चांसेज रहते हैं। द लीज हैज़ राइट टू कैंसिल द लीज, द लेसी हैज़ द राइट टू कैंसिल द लीज विदाउट पेइंग एनी सब्सटेंशियल पेनल्टी। यहाँ पर लेसी चाहे तो लीज को कैंसिल कर सकता है और उसको किसी तरीके की पेनल्टी भी नहीं पे करनी पड़ेगी, जबकि फाइनेंशियल लीज में क्या था, जो भी लॉस होगा वो बियर करना पड़ेगा, यहाँ लॉस भी बियर नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसी लीज को फ्रेंड्स हम ऑपरेटिंग लीज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑपरेटिंग लीज कह सकते हैं। ठीक है, तो बस यहीं पर बात अपनी कवर हो जाती है। तो ऑपरेटिंग लीज वो लीज होती है जो फाइनेंशियल लीज नहीं होती है। तो अ लीज कैन बी क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग लीज इफ इट डज नॉट ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवार्ड इंसिडेंटल टू द ओनरशिप ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। यानी जैसे भी ओन करने के जितने भी फायदे और नुकसान हैं वो सारे के सारे अगर लेसी को नहीं ट्रांसफर होते हैं तो उसे ऑपरेटिंग लीज कहेंगे। ऑपरेटिंग लीज वो होती है जो फाइनेंशियल लीज नहीं होती है, और एक लीज फाइनेंशियल लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, इसका डिसीजन किया जाता है कि जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें सब्सटेंस क्या है, यानी कि उसका स्कोप क्या है, एक तरीके से कौन जो है मतलब जेसीबी की ओनरशिप किसके पास रहेगी, जेसीबी चलवाएगा कौन, उसका मेंटेनेंस कौन देखेगा, उसका इंश्योरेंस कौन देखेगा, इसके आधार पर डिसाइड किया जाता है। लीज का क्लासिफिकेशन जब इंसेप्शन होती है, जिस डेट को लीज होगी उसी समय क्लासीफाई कर देगी ये किस तरीके की लीज है। ठीक है, और रीअसेसमेंट जो है तभी किया जाएगा कि ये लीज किस तरीके की, जब लीज में कोई मॉडिफिकेशन किया जाए। अगर फाइनेंशियल लीज हो गई तो फाइनेंशियल चलेगी, ऑपरेटिंग होगी तो ऑपरेटिंग ही चलेगी। अगर आप लीज में मॉडिफिकेशन करते हैं तो अलग बात हो जाती है। ऑपरेटिंग लीज जो है को वेट लीज तब कहते हैं जब उसमें जो ओनर है, जो लेसर है, वो नो हाउ और रिलेटेड सर्विसेज दे, प्रोवाइड करें, मेंटेनेंस और इंश्योरेंस वगैरह का खर्चा देखे। ठीक है, ऑपरेट करने की जिम्मेदारी लेसी की ही रहती है। अदरवाइज
सारी की सारी जिम्मेदारी अगर जो है लेसी ही देखेगा तो उसे ड्राई लीज कह देंगे। किस किस सिचुएशन में हम लीज को जो है ऑपरेटिंग लीज कह सकते हैं? तो जो लीज का टर्म है वो यूजफुल लाइफ, जो इकोनॉमिक लाइफ है एसेट की, उससे कम होगा, और लेसी को अधिकार होगा कि वो लीज को बिना किसी तरीके की पेनल्टी पे किए हुए कैंसिल कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस यहीं पर फ्रेंड्स अपनी बात खत्म हो जाती है। होप है आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।